थी, एटलीस्ट 10 से 15 जातियों का उसमें सहयोग हुआ करता था कि भाई अगर हमें कहीं से कुछ लाना है तो इस जाति के लोग लेके आएंगे, सुक्का लाना तो ये जाति के लोग होंगे। कहीं ना कहीं जातियों का संरचना संगठन हुआ करता था, शुभ कार्य में भी और ऐसे भी कार्यों में भी। लेकिन वो सब अगर हम खोदेंगे तो बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन क्या आवश्यकता है? मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, मुझे लगता है हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो एक दूसरे को बढ़ाने की प्रवृत्ति हो। खींचने के लिए बहुत सी प्रवृत्तियां, आपको रोकने के लिए भी बहुत लोग आएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए आपको एक संगठनात्मक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो हमें लगता है हर व्यक्ति को अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, ताकि दूसरों को भी बढ़ा सके और खुद भी बढ़ सके। और जो मुझे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है कि हम लोग नहीं कदम से कदम तालमेल मिला पा रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की हो, चाहे अदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की हो, उनके जो स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स का हम लोग बेनिफिट नहीं ले पाते हैं या बेनिफिट दे नहीं पाते हैं। हम बहुत सारे संगठन चलाते हैं, जैसे रवि जी भी चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नितिन ठगेला जी, बसवाला जी, बाकी बहुत लोगों को मैं देखता हूं अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इंड यूजर तक चीजें हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचने में असमर्थता हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई चैनलाइज सिस्टम नहीं है जहां पे हम बहुतायत लोगों को अपना गवर्नमेंट पॉलिसीज की जो स्कीम है उसका बेनिफिट दिला सकें। तो मुझे लगता है जो भी इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं या जो इस फील्ड की नॉलेज रखते हो, उनको उस पर भी विचार करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को कैसे हम इंड यूजर तक पहुंचा सके, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, चाहे हायर एजुकेशन को लेकर हो। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूं तो पिछली बार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का हायर एजुकेशन की जो सीट है एससी की, 13 सीटें थी पीएचडी के लिए, लेकिन उनको सिर्फ 2 सीट मिली। 2 लड़के ही अप्लाई कर पाए, अप्लाई किए थे, 2 ही लड़कों के पास एडमिशन लेटर था फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और वो 2 ही लोग को फेलोशिप दे पाए और 11 फेलोशिप लैप्स हो गई। तो मुझे लगता है कहीं कि हमें पॉलिसीज ओरिएंटेड भी काम करने की आवश्यकता है। जाने में कुछ ज्यादा कहूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी। हमारे बीच में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता लता गंगवाल जी भी पहुंची हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है नरेंद्र बसवाला जी, और उनके फादर साहब ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काफी काम किया, तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने सभागृह में उपस्थित सभी सदस्यगण, माननीय सदस्य, बिरादरी भाइयों, आप सबका आभार और अभिनंदन। आज हम बाबा साहब की का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि जन्मदिन उनका 14 अप्रैल है, पर आज से, क्योंकि आज से सब जगह कई जगह प्रोग्राम चलेंगे, तो हिंदी एकेडमी ने जो है आज का दिन चुना, तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बात हो रही है कि समाज, देश के उत्थान के लिए वंचितों का सहयोग, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी बात जो डिपेंड करती है वो हमारे नजरिए पे और हमारी सोच पे निर्भर करती है। आप एक पुल बन रहा है, वैसे तो देश का क्या पूरे विश्व का अगर उत्थान किया है तो वंचितों ने ही किया है, क्योंकि मेहनत तो वंचितों ने की है, बाकी सब लोगों ने तो बैठ के हलवे ही खाए हैं। मेहनती तो हम लोग ही रहे हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग मेहनती हैं और जो 85% है वो आज भी दूसरों के मुंह की तरफ देखते हैं। तो वंचितों ने काम किया, सारा काम जो भी, चाहे वो उनका मजदूरी लेवल पे था या किसी लेवल पे था, पर काम को उठाया तो वंचितों ने। तो इसमें ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई पुल बन रहा है, और ये एक सोच पे निर्भर करता है कि पुल में एक आदमी कहता है यार क्या कर रहे हो आजकल, क्या पत्थर तोड़ रहा हूँ भाई, मजदूरी करता हूँ, और एक कहता नहीं यार एक पुल बन रहा है, हमारे देश का विकास होगा, इसमें हजारों आदमी लोग इसको इससे आएंगे जाएंगे, उनका भला होगा, और मेरी आने वाली जनरेशन भी इस पुल का फायदा उठाएगी। तो ये एक सोच का फर्क है। हमारे एक साथी ने कहा कि
सोच जो है या देश का जो रुख जो है वो अफर्मेटिव होना चाहिए। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश में अभी तक कोई कैलर पैदा नहीं हुआ। कैलर ने साउथ अफ्रीका में वो श्वेत था, व्हाइट था, वो पॉलिसी लेके आया कि नहीं, देश की हर फील्ड में हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और कैलर ने ये करके दिखाया और 39 साल की सजा जो है नेल्सन मंडेला की, उसमें छूट दी। और आप देखते हैं कि आज दक्षिणी अफ्रीका में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में मतलब लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है और सभी लोगों को काम दिया जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है। हमारे यहाँ देखिए आप, एक आदमी ने सोचा कि मैं ऐसी पॉलिसी लेके आता हूँ, मध्य प्रदेश में पॉलिसी लेके आया और उसने 25% का जो है, उसने कहा कि 25% का जो है गवर्नमेंट जो परसेंट है वो जो SC/ST एंटरप्रेन्योर है उनसे माल खरीदेगी। और रिजल्ट क्या हुआ? पॉलिसी आई, लोगों को फायदा हुआ, लोन मिले, परंतु क्या हुआ? उसकी सरकार चली गई। तो एक बात मैं कहता हूँ कि इस देश की जो व्यवस्था है वो मनुवाद से जुड़ी हुई है। और मनुवाद का मतलब है कि धर्म से जुड़ा हुआ, जिसका मतलब ये है कि हमारा शोषण करके हमारा अधिकार छीनना। और हम लोग जिस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, 85% होते हुए जिस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये है कि 85% आप हो और 15% आपके ऊपर राज कर रहा है सिर्फ एक ही व्यवस्था, एक ही नीति, एक ही न्याय से, ब्राह्मणवाद। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी तक आप लोगों की समझ में नहीं आया है। आज भी आप ऐसी एंटरप्रेन्योर की बात करते हो, विश्व के अंदर 311 अरबपति हैं, उनमें से एक भी अरबपति, आप तो दलित तो छोड़ ही दीजिए, ब्राह्मण भी नहीं है, राजपूत भी नहीं है। सारा जो इनकी व्यवस्था है, मनु व्यवस्था जो है, मनु व्यवस्था में सारा जो काम है, बिजनेस का जो व्यापार का काम है, उद्योग धंधों का काम है, वो सारा काम वैश्यों ने ले लिया। और वैश्यों की पकड़ इतनी मजबूत है हमारे देश में कि ब्राह्मण भी अगर चाहे, क्षत्रिय भी अगर चाहे, तो वो भी नहीं घुस सकता उसके अंदर। तो आप जो देखते हैं, हम जो कहते हैं बड़ी, मैं कई बारी व्हाट्सएप ग्रुप इतने चल गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कह रहा है जी हम बड़ी मार्शल कौम है जी, हम ये हैं जी, हम वो हैं जी, अपने आप को बरगलाते रहते हैं। कोई कहता है जी हम ब्राह्मण हैं जी, फलाना। अरे भाई, तुम मूल निवासी हो, मूल निवासी रहो और उसी तरीके से सोचो। मार्शल कौम, अगर तुम मार्शल कौम हो तो आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। देश की आजादी में राष्ट्रपति के अंगरक्षक में आज तक एक दलित नहीं लिया गया। तो भैया, तुम्हारी खटीक जाति मार्शल कौम कहाँ चली गई? या तुम्हारा बहुजन समाज मार्शल कौम कहाँ चला गया? आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हो? उसको क्यों नहीं समझते हो? आज अमेरिका में सभी प्रतिनिधित्व को, सभी लोगों को हर फील्ड में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट वहां चाहती है। इब्राहिम लिंकन वहां डिग्निटी ऑफ लेबर लॉ लेके आया, और लॉ लेके आया, उन्होंने उसको ईमानदारी से लागू किया। लागू करने से हर फील्ड में हर एक आदमी को रिप्रेजेंटेटिव है। और आपको मैं एक बात बताऊं, अमेरिका के अंदर आज भी एक दिन ऐसा आता है कि सेनेट के अंदर खड़ा होकर श्वेत आदमी ब्लैक आदमियों से माफी मांगते हैं कि हमने आप लोगों पे अत्याचार किया, हमको माफ करो। उस दिन को माफ करो। हमें भी वो दिन ये पार्लियामेंट में लेके आना है। ये दिन जब तक नहीं आएगा, हम इतने सक्षम नहीं होंगे। जब हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हर चीज में अपनी भागीदारी नहीं मांगेंगे, बैंक के लोन में, जमीन में, इसमें उसमें, अगर हम अपनी भागीदारी, अपनी सोच को हम ऊपर नहीं करेंगे और धर्म में अड़े रहेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। 1942 में अंबेडकर साहब ये प्रोविजन लेके आए कि CPWD 10% का रिजर्वेशन दलित को दे, परंतु पूरे देश में एक भी दलित खड़ा नहीं हुआ जो हिम्मत करे कि जी मैं ये ठेका ले सकता हूं। और अंबेडकर साहब को शर्मिंदा होना पड़ा। आज भी दलितों की मानसिकता क्या है कि भैया अगर कोई पेट्रोल पंप मिल रहा है, कोई जमीन मिल रही है, कोई लैंड मिल रहा है, कोई उद्योग धंधे के लिए मिल रहा है,
तो पंजाबी के पास जाएंगे, बनिए के पास जाएंगे, जी मैं ले तो लूंगा पर आप इसको चला लोगे ना, आप मुझे किराया देते रहना बस। आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वंचितों का जो समर्थन की बात है, वंचितों के देश के सहयोग की बात है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप नौकरी में हैं, आप पुलिस में हैं, आप कस्टम में हैं, आप उद्योग धंधे में हैं, आप अपने लोगों का भला कर सकते हो जाकि जैसे कि वैश्य लोग करते हैं। परंतु हमारी सोच ऐसी है कि हम उतना सोच नहीं पाते हैं कि अपने लोगों को रोजगार दो। पहला हमारा जो मुख्य बहुजन समाज का जो पहला जो जिससे ज्यादा इन्होंने उद्योग धंधा किया वो चमड़े के उद्योग से किया। चमड़े के उद्योग से किया तो अपने बाकी लोगों को काम रोजगार तो मिलता नहीं था, तो मजदूर भी क्या थे, हमारे ही लोग थे, तो उनको रोजगार मिलता था। तो आप कुछ भी करते हो उससे रोजगार मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी सोच को बदलो, सोच को ऐसा बदलो कि देश को भी बदलना पड़े और वो आपके बारे में सोचे। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।